हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज यहाँ पर 2019 का ये तीसरा सेट आज कंप्लीट करेंगे। 324 इसका कोड है ई के, 324 ई के तीसरा सेट है आपका। ठीक है, आप जो भी अनसॉल्व पेपर आपके पास है उससे आप मिलान कर लें अच्छी तरीके से। ठीक है, और उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर आज तीसरा सेट कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर दें। इससे पहले जो भी हमने सेट कंप्लीट करवाए हैं उन सारे की सारी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक उनको कंप्लीट नहीं किया है तो बच्चों उनको जरूर कंप्लीट कर लें। उनकी मदद से बहुत ही अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहां पर देखो लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि विकल्प वाले क्वेश्चन पहले प्रश्न में दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी दिए जाते हैं। यहां पर देखो इसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। 4 प्रश्न है, इसमें कहता है यदि कोट इनवर्स 4/3 का मान x है तो आपसे कहता है cos 2x का मान बताओ। क्या बात है भाई, बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 और इसका का पार्ट देखो। ऐसा कह रहा है कि यदि कोट इनवर्स 4/3 और ये बराबर में दिया गया है x, तो कहता है cos 2x का मान बताओ। ये हमारा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, समझते हैं, बड़े आराम से समझ में आएगा। देखो यहां पर कोट इनवर्स 4/3 बराबर x दिया गया है, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये कोट को इधर ले जाएंगे तो कोट x हो जाएगा और ये बराबर में 4/3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब इसकी मदद से कोट x की मदद से क्या इसको tan x में भी बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हैं। tan x बराबर हो जाएगा, यहां पर देखो कोट x का व्युत्क्रम tan होता है, तो आपको tan x का मान क्या लिखना है? 3/4 लिखना है। और फिर इसके बाद में यहां cos 2x का मान हमें tan के पदों में पता होता है। ये होता है cos 2x बराबर 1 - tan स्क्वायर x अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो भैया tan x का मान हमने निकाल लिया है, यहां पर रख देते हैं। 1 - 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखें। नीचे भी ऐसे ही करना है, 1 + 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखें। और ये 1 - 9/16 और नीचे भी ऐसे ही करना है, 1 + 9/16। और यहां से 16 में से 9 घटाओगे 7 बचेगा, है ना। एलसीएम 16 कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो 16 9 25 लिखना है, तो 7/25 आपका आंसर आएगा। ठीक है, cos 2x का मान क्या आएगा? 7/25 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सुंदर सिंपल सा बिल्कुल प्रश्न था। अच्छा, ये जरूरी नहीं बच्चों इसी प्रोसेस से करो, आप इसको बिल्कुल और भी ज्यादा सिंपल प्रोसेस से ऐसे कर सकते हो। एक यहां त्रिभुज बनाओ और यहां पर कोण ये x लिख लो। तो कोट जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। ये भुजा 4 है, ये भुजा आपकी 3 हो जाएगी। और ये कर्ण की मान निकालें तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब यहां पर आप cos 2x का मान अगर निकालें तो पहले cos x का निकाल लेते हैं। देखो cos x का मान होता है, ये आपका आधार बटे कर्ण होता है, 4/5 हो जाएगा। अब इसकी मदद से हम cos 2x का मान निकालें तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। और यहां से 2 cos x का मान 4/5 निकाला है, इसका स्क्वायर करेंगे -1। और यहां से देखो 2 × 4 × 16/5 का स्क्वायर 25 - 1। एलसीएम लें 25 और यहां से देखो 25 से 25 कटेगा 32 - 25। 32 में से 25 घटाओ कितना बचेगा? 7 और नीचे बटे में 25। तो ऐसे भी देखो लगा सकते हो, ये भी सिंपल सा है ना, जैसे आप चाहो वैसे लगा सकते हो। ठीक है, cos 2x का मान cos के पदों में होता है। अगर यहां से आप sin x का मान निकालो और फिर cos 2x का मान sin के पदों में रख दें तो अभी आपका आंसर यही आएगा, कोई समस्या नहीं, कैसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखो, खा नंबर वाला 1 का खा, इसको कर लेते हैं रब। 1 खा देखो, ध्यान से करना बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलते हैं। किसी प्रकार से यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई नंबर आधा पर्दा भी कटा है, बिल्कुल सॉलिड मिलेगा, एक में एक नंबर पूरा मिलता है। इसके बाद यहां पर असमका दी गई है 3x - 5। देखिए असमका दी गई है यहां पर 1 का खा नंबर का प्रश्न है।
यहां पर दिया गया है 3x माइनस में 5 और ये छोटा है बराबर 5x माइनस में 3, 5x माइनस 3। इसको हल करना है जहां x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। देखो इसको ऐसे हल कर सकते हो कि ये 3x लिखा है, ये 5 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 5x, ये लेस देन और इक्वल टू माइनस का 3 है, प्लस का इधर 5 हो जाएगा, -5 इधर प्लस 5। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो माइनस में 2x बचेगा, लेस देन और इक्वल टू यहां पर देखो ये प्लस का 2। ठीक है, 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 2 प्लस का बचेगा। अब बच्चों यहां से क्या करना है, देखो यहां -2 से भाग करोगे, जब भी कभी माइनस का भाग करोगे तो ये साइन आपका बदल जाएगा। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/-2। -2 से भाग किया है तो ये असमका का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू यहां से 1 माइनस का 1, तो x का मान क्या होगा, -1 से बड़ा। -1 हो सकता है, x बिलोंग टू आपको क्या लिखना है, -1, और इसके बाद में -1 से बड़े मान आपको लिख देना है, -1 से बड़े मान ऐसे लिखना है, -1 से अनंत की ओर। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। x का क्या मान होगा, -1 से सभी, -1 भी हो सकता है, -1 से बड़ा 0 हो सकता है ना, -1 से बड़ा आपको बढ़ना है, 0 फिर +1 फिर 2 फिर 3 फिर अनंत तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ -1 भी साथ में लेना है और फिर बढ़ते 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 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, x क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर आपका है। x बिलोंग टू क्या कहता है, x बिलोंग टू r। ठीक है, x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो यहां पर फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो अवकल गुणांक ज्ञात करना है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये e की पावर, देखिए ये इस तरीके से लिखा है, e की पावर में cos x स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करिए। e की पावर cos x स्क्वायर, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 का गा, इसको y बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है, लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर देखो हमने इसको y माना है, तो y का अवकलन तो x के सापेक्ष dy/dx लिखना है। यहां पर भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, d/dx e की पावर cos x स्क्वायर। ठीक है, अब e की पावर cos स्क्वायर का अवकलन e की पावर cos x स्क्वायर ही होगा। इसके बाद देखो cos x स्क्वायर का अवकलन करना है, cos का होता है माइनस साइन, तो आपको माइनस साइन x स्क्वायर लिखना है, और इसके बाद में x स्क्वायर का भी साथ में लिखना है। देखो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो बस सीधा सीधा आपको एक लाइन में ही आंसर लिखना है, माइनस में 2x, इंटू में साइन x स्क्वायर, और इंटू में e की पावर cos x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है 1 का गा का। चलिए नोट करें जल्दी से, फटाफट, बहुत जल्दी। और इसके बाद देखो घा वाला है जो प्रश्न आपका, इसके आगे वाला, उसमें आपसे अवकल समीकरण की घात और कोट पूछ लिया गया है। देखो ध्यान दें, अवकल समीकरण पहले क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये घा प्रश्न है। अवकल समीकरण पहले लिखें, d2/dx2, d2 में dx2, यहां पर बराबर में लिखना है y प्लस dy/dx, और इसकी होल पावर यहां पर है 1/5। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें कहा इसकी कोटि बताइए और इसकी घात बताइए। कोटि मानी ऑर्डर बताना है, और यहां घात मानी उसकी पावर बताना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। कैसे करना है बच्चों, यहां देखो 1/5 पावर है ना, तो यहां 1/5 है, तो क्या करना है, 5 पावर, दोनों पक्षों में 5 पावर चढ़ा दें। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे लिख दो, दोनों पक्षों में 5 घात
चढ़ाने पर, मतलब दोनों पक्षों में 5-5 घात चढ़ा दें। जैसे हम वर्ग करते हैं तो दोनों पक्षों में 2-2 घात लगा देते हैं, क्यूब करते हैं तो दोनों पक्षों में 3-3 घात लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 5 घात करनी है दोनों पक्षों में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है d2 बाई ओवर में dx2 और इस पर पावर कितना लिखना है 5 बराबर यहाँ पर क्या लिखना है बाई प्लस डी बाई ओवर dx, और यहाँ पर जब होल पावर 5 करोगे तो बटे वाला 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसमें आपसे पहले कोटि पूछा गया है। कोटि मानी उच्चतम अवकलज कोटि कहलाता है। तो ये देखो d2 बाई ओवर dx2 लिखा है, तो ये कितनी इसकी कोटि लिखनी है, 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि आपको 2 लिखनी है। और इसी कोटि, जो भी कोटि है कोटि की ही घात देखी जाती है। तो यहाँ पर घात कितनी है 5, आपको यहाँ घात बराबर क्या लिखना है 5, कोटि 5 लिखना है, घात कोटि 2 लिखना है और घात आपको 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए बहुत सुंदर, आगे आपके पास इंगिया प्रश्न है। यहां पर समाकलन आपसे करवाया गया है। यह है आपका 1 का इंगिया नंबर का प्रश्न। देखो कहता है समाकलन करिए sec x और अपॉन में लिखा है sec x प्लस 10x, ठीक है भाई, इंटू dx। तो कैसे करना है देखो बच्चों, i बराबर यहां लिखो, समाकलन ऊपर है sec x और ये नीचे जो लिखा है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। अब आप अंश और हर में sec x माइनस 10x का ऊपर गुणा करो और इतना ही आप नीचे गुणा करो। sec x माइनस 10x का जो ऊपर गुणा किया है वही आपको नीचे करना है। तो देखिएगा ध्यान से, sec x हमारे पास है, sec x यहां गुणा करो तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में sec x इंटू 10x हो जाएगा। तो भैया ऊपर तो हमने आपस में गुणा कर लिया, नीचे क्या करना है a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x लिखना है। और बच्चों ये भी पता है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो नीचे आप 1 लिख लो। तो ऊपर क्या केवल समाकलन करना है, देखो sec स्क्वायर x इंटू dx लिखें, माइनस में यहां भी इसी प्रकार sec x और इंटू में 10x इंटू में dx। नीचे देखो 1 है तो 1 का मतलब 1। अब बताओ भाई sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो बच्चों डायरेक्ट पता है sec स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है, माइनस sec x इंटू 10x का समाकलन sec x होता है प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, हो गया ना काम क्लियर। किसी प्रकार की कोई समस्या हो बच्चों, निसंकोच आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, और यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो पहले। ठीक है, पहले वीडियो को लाइक तो आप कर दिया करो बिना कहे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकेंड, इसमें लिखा है एक सदिश a है एक सदिश b है। तो आपसे पूछा है a प्लस बी डॉट a माइनस बी का मान ज्ञात करके बता देना है। भाई बिल्कुल, दो सदिश पहले जोड़ो और फिर दोनों को घटाओ और फिर आपस में डॉट गुणा करके आपको बताना है। 2 का नंबर का प्रश्न है। इसमें एक सदिश a बराबर दिया गया है, ये हमारा है i प्लस 3j और माइनस में 5k। एक सदिश हमारा b है, वो इस प्रकार से है 5i माइनस में j और माइनस में 3k। ठीक है, और आपसे कहता है कि a प्लस बी, देखो a और b दोनों सदस्यों को जोड़ना है। a प्लस बी बराबर कैसे जोड़ो, देखो i से i को जोड़ो, j से j को जोड़ो, k से k को जोड़ो। तो एक बार आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, i प्लस 3j माइनस 5k और इसके साथ में जोड़ना है अर्थात प्लस करना है 5i माइनस j माइनस 3k। तो यहां देखो i और i 6i हो जाएगा, j और j यहां से प्लस में 2j हो जाएगा, k और k यहां से माइनस माइनस, ये आपका माइनस में है ये भी माइनस का है तो जुड़ जाएगा 8 माइनस का 8k। ठीक है, तो a प्लस बी हो गया। अब हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। a माइनस बी का मतलब यहाँ इसमें से ये प्लस का जगह माइनस का चिन्ह कर रहे हो, तो ये हो जाएगा i प्लस 3j माइनस 5k और यहाँ से हमें घटाना है 5i माइनस j माइनस 3k। ठीक है,
बहुत सुंदर। अब देखो घटाओ भाई, यहां से माइनस करने से क्या होगा, सारे निशान बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपको यहां माइनस में 4i मिलेगा। यहां जे 3j प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस में ही हो जाएगा, तो कह सकते हैं 3 और 1 4। आपको यहां क्या लिखना है, 4 प्लस में जे लिखना है। और इसी प्रकार यहां माइनस का है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 के माइनस में है, 3 के प्लस में है, तो माइनस में आपको क्या लिखना है, 2 के लिखना है। अब बच्चों यहां पर a प्लस बी जो सदिश है और एक सदिश आपका a माइनस बी है, इन दोनों सदिशों का डॉट गुणा, बीच में डॉट का निशान लगाओ, आदेश गुणा करके आंसर दिखाना है। ठीक है, तो भैया a प्लस बी तो देखो हमारा ये है, आपको लिखना है 6i प्लस 2j माइनस 8k, और इसमें हमें क्या करना है, डॉट करना है यहाँ a माइनस बी से, तो माइनस में लिखना है 4i, प्लस में लिखना है 4j, माइनस में लिखना है 2k, और इसमें यहाँ आपस में जब गुणा करोगे तो 6 चौको 24। देखो i से i का गुणा तो 1 होता है ना, अदिश गुणा में i और i का डॉट गुणा 1 होता है, तो 6 चौको 24, माइनस में क्या लिखना है 24, ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसी प्रकार j और j का आदेश गुणा क्या होता है, 1 2 का 4 में गुणा, 2 चौको 8 लिखो। माइनस माइनस ये भी देखो दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, के और के का जब डॉट गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर देखो ये हो गया माइनस में 24, और ये हमारा 8 6 14, और ये भी देखो प्लस में 24, कह सकते हैं दोनों का अदिश गुणनफल बराबर 0 आएगा, -24 प्लस 24। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 0। चलिए भाई बहुत सुंदर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 खा अवकल समीकरण दिया गया है, हल करके बताओ। एक एक नंबर के हैं बच्चों, बहुत छोटे प्रश्न हैं, आसान प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़ बस करना है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, पूरे पूरे सॉलिड नंबर एकदम आपको मिलेंगे। देखिए यहां पर अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx, ये आपका है दूसरा का खा नंबर का प्रश्न। ठीक है, यहां दिया गया है dy/dx बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, कैसे हल करना है इसको, यहां पर चरों का पृथक्करण आप कर लें, मतलब y वाले फलन हैं वो dy के साथ में, x वाले फलन हैं वो dx के साथ में रख लें, और उसका हम समाकलन करें तो हल हो जाएगा। ये देखो ध्यान दें, 1 प्लस वाई स्क्वायर को तो हम dy के साथ में रख लें, बराबर ये इधर पहुंचेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dx के साथ में रख लें, और फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, तो समाकलन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy लिखोगे, बराबर में समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx लिखोगे। और बच्चों यहाँ से देखो y का एक का समाकलन y के रिस्पेक्ट में होता है y, प्लस वाई स्क्वायर का होता है y का क्यूब बटे में 3। सही है, चलिए बराबर, और यहां भी आपको देखो एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करना है तो x हो जाएगा, प्लस यहां x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बटे 3 प्लस कांस्टेंट। यही आंसर है, सीधा सीधा ये आपको यही आंसर लिखना है। बाकी मेरे ख्याल से इधर पक्षांतर करना चाहो तो ऐसे कर लें कि ये है हमारा y और ये माइनस में चलो x कर लें, प्लस में यहाँ y का क्यूब और बटे में 3 माइनस एक्स का क्यूब बटे में 3 लिखो, बराबर में इधर c, ऐसे कुछ कर सकते हो, या 3 कॉमन लेके भी आप लिख सकते हो, y माइनस एक्स और यहाँ से 1/3 कॉमन लें, प्लस में लिखो 1/3, तो ये y का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब और बराबर में c, ऐसे लिख सकते हो, या इस पर फैक्टर करके भी लिख सकते हो। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पर किसी प्रकार का कि भाई ज़्यादा बोझ लें, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 2 गा प्रश्न है, देखिए इसको कर लेते हैं रब। 2 गा तो इसके भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना छोड़ दें तो अभी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसका भी ये भी आंसर आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। अच्छा ये भी ना लिखना चाहो, इसको भी हटा दो, ये भी आपका आंसर ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 2 गा प्रश्न पर। 2 गा प्रश्न देखो, 2 गा यहां कहता है एक फलन दिया गया है fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f r से r में है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है मतलब सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है उसका नंबर है 2 का गा, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है
दोगा में कि एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और इस तरीके से देखो एफ जहां आर से आर में है, आर से आर में है, आच्छादक नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखो इस प्रकार से ये हमारा होता है, ये प्रांत होता है, इसको क्या कहते हैं प्रांत, इसको क्या कहते हैं सह प्रांत, ठीक है। और ये हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर में आपका फंक्शन जा रहा है। यहां पर जो भी रियल नंबर लिखे हैं, यहां भी वही रियल नंबर लिखे हैं, तो इन सभी का यहां पर पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। जैसे हम आपसे कहें कि यहां पर संख्या कोई है, देखो मान लिया कि x का मान 1 है, तो बच्चों 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहां 1 डालें तो इसका 1 प्रतिबिंब बनेगा, 1 का 1, ठीक है। अब अगर हम यहां पर 2 डाल दें तो 2 का, यहां पर देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, तो 2 का प्रतिबिंब क्या होगा 4 होगा। अच्छा ये बताओ कि कोई 2 संख्या भी यहां होगी, 3 संख्या भी यहां होगी, क्या 2 या 3 कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनका यहां पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। 2 का प्रतिबिंब कहीं किसी कोई x मान ऐसा ढूंढो, x का कोई ऐसा मान ढूंढो जिसका यहां पर 2 प्रतिबिंब बन रहा हो, कोई भी नहीं होगा। भाई किसी भी राशि का स्क्वायर करोगे 2 नहीं मिलेगा, किसी भी राशि का स्क्वायर करोगे 3 नहीं मिलेगा, किसी भी राशि का स्क्वायर करो 5 नहीं मिलेगा। तो यहां पर ऐसे बहुत ढेर सारे अवयव हैं जिनका इस प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। तो आपको यही लिखना है, देखो क्योंकि सह प्रांत के अवयव 2, 3, 5 आदि ऐसे हैं जिनका प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः क्या लिखना है, f जो है आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये आपको आंसर में लिखना होता है। इसके सभी अवयवों का यहां प्रतिबिंब बन रहा हो तो बच्चों 2 का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, 5 का कोई प्रतिबिंब नहीं है, 6 का भी कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, 7 का भी कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, कह सकते हैं 8 का भी कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, हाँ 9 का होगा। 3 यहां रखो तो 3 का स्क्वायर 9, हम कह सकते हैं 9 का प्रतिबिंब 3 होगा, है ना। तो यहां पर हमने बहुत ढेर सारे ऐसे अवयव बताए जिनका यहां पर प्रांत में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब यहां पर जब प्रतिबिंब नहीं है इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। सभी अवयवों का यहां होना चाहिए, वो है नहीं, इसका मतलब आच्छादक नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की ओर। घ प्रश्न देखो बहुत ही आसान प्रश्न कहा गया है कि यहां पर x प्लस वाई एक आव्यूह दिया गया है, एक आव्यूह है जो x प्लस वाई दिया गया है, और एक दूसरा आव्यूह है जो कि x माइनस वाई के बराबर दिया गया है, और आपसे x और y का मान पूछ लिया गया है। 2 समीकरण है समझो, 2 का घा देखो। एक तो हमारा समीकरण यहां पर ऐसे दिया गया है कि x प्लस वाई और ये बराबर में ये हमारा कोई आव्यूह दिया गया है, इसके अवयव है 5 2 0 9, और यहां पर दूसरा ये हमारे पास है x माइनस वाई, ये क्या है x माइनस वाई बराबर में यहां दिया गया है 3 6 0 माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद यहां से आपसे पूछा गया है तो x और y ज्ञात करिए। तो बच्चों क्या करते हैं, यहां देखो जोड़ दें, क्या करें जोड़ दें, तो जोड़ने से देखो माइनस प्लस बाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बाई माइनस का बाई जोड़ोगे खत्म, x जोड़ने से 2x मिलेगा बराबर, यहां भी ऐसे ही जोड़ो, दोनों यहां जो आव्यूह दिए गए हैं इनको दोनों को जोड़ो। 5 लिखा है, 2 लिखा है, 0 लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पर 3 है, 6 है, 0 है, माइनस 1 है, जोड़ो। तो जोड़ने से संगत अवयव जोड़े जाते हैं। 5 का संगत 3 होगा, 5 3 8 लिखो। 2 का संगत
6 होगा तो 6 2 8 लिख लो, 0 में 0 जोड़ो 0 हो जाएगा, 9 में से 1 घटा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो 8 लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से 2x का मान ये निकला है। तो भैया x बराबर क्या होगा, हमें 2 से भाग करना है, 2 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग करो तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 4। ठीक है, तो a बराबर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर x की वैल्यू हमने निकाल ली। इस x की वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रखो या फिर दूसरे में रखो, किसी में रख के देख लो। एक नंबर में अगर रख दिया जाए तो यहां पर देखो x का मान ये लिख दें, कितना लिख दें, 4 4 0 4, और यहां से प्लस में है 22 और बराबर में ये दिया गया है कितना, 5 2 और ये 0 9। अब क्या करना है, 22 का मान निकालना है तो ये पूरा जो है ना इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। आपको लिखना है 22 बराबर क्या लिखना है, 5 2 0 9, 5 2 0 9 माइनस यहाँ लिखना है 4 4 0 4, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब घटा के लिख दो भाई, संगत अब यहाँ घटाए जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखो 5 में से 4 घटाओ 1 लिखना है, 2 में से 4 घटाओ तो माइनस का 2 मिलेगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 मिलेगा, 9 में से 4 घटाओगे 5 मिलेगा। तो इस तरीके से ये 22 का मान निकल के आया। x और y दोनों के मान हमसे पूछी गई है। करेक्ट है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 में हमसे कह रहा है कि कोई फलन दिया गया है और उस फलन की बिंदु x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करिए, कंटिन्यूटी की जांच करके यहां आपको बताना है। ठीक है, देखो फलन हमारा क्या दिया गया है, fx बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्रश्न संख्या है 2 और 2 का इंग्या आपका ये प्रश्न है। fx बराबर हमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, और ये x बराबर 3 पर हमें सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, क्या करना है, x बराबर 3 पर सातत्यता की जांच करनी है। ठीक है, कैसे करोगे भाई, पता ही है कि कोई बिंदु पर अगर फलन का मान और उसी बिंदु पर अगर उसकी लिमिट का मान बराबर बराबर आता है तो फलन हमारा संतत होता है। तो यहां पर देखो x बराबर 3 पर f3 का मान कितना होगा, तो आपको लिखना है 2, x का मान लिखो 3, इसका स्क्वायर माइनस का 1, 3 3 का 9 दूनी 18 में से 1 घटाओ तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। और इसकी लिमिट की वैल्यू देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखो, fx बराबर हमें कितना मिलेगा, तो आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का मान लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 1, बस x का मान 3 लिखें तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 का 9 दूनी 18 और इसमें से 1 घटाओगे तो बच्चों 17 मिलेगा। आपने देखा कि उसकी फलन की वैल्यू और उसकी लिमिट की वैल्यू दोनों ही बराबर हैं, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन आपको संतत लिख देना है। क्या लिखना है, चूंकि x बराबर 3 पर f3 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के बराबर है, अतः f क्या है, x बराबर 3 पर संतत है, ऐसा लिखना है। x बराबर 3 पर क्या है, संतत है, संतत है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और यहां से स्टार्ट होता है 2 नंबर का प्रश्न, है ना। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न कहां कहां पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। तो ये 4 खंड के प्रश्न होते हैं। यहां पर आपको का खा गा घा 4 प्रश्न दिए जाते हैं और चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस इसमें नहीं होती है। ठीक है भाई, कोई चॉइस वाली बात यहां पर नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर बहुत सिंपल सा प्रश्न कहा गया है, 3 का नंबर का प्रश्न है। ऐसे लिखा है कि यदि x बराबर a cos x और प्लस में b sin x और आपसे यहां पर क्या कहता है, सिद्ध करके बताओ, तो यहां पर लिखना है सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है d2 बाई ओवर dx2, d2 बाई ओवर dx2 प्लस बाई बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। बिल्कुल एकदम मुफ्त के 2 नंबर हैं, बस केवल और केवल क्या करना है, देखो ये हमारा जो प्रश्न दिया गया है ये x नहीं बल्कि y बराबर है ना, ये y बराबर है। करना क्या है यहाँ पर, देखो हमें जो फलन दिया गया है उसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, d2 बाई ओवर डी। यहाँ पर देखो जो अवकल समीकरण दिखाई दे रहा है उसकी कोटि कितनी है, 2 कोटि है। तो जब भी कभी फलन में, जब भी कभी ये वक्र का समीकरण दिया जाए, फलन दिया जाए, जिसको आप कह सकते हो एक ही बात है, यहाँ पर 2 अचर हैं तो 2 अचरों को विलुप्त करने के लिए यहाँ पर इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तब इसका अवकल समीकरण बनेगा। तो 2 अचर दिए जाएं तो समझो 2 कोट का अवकल समीकरण हमें मिलता है। तो बच्चों यहाँ पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, y का dy ओवर dx लिखेंगे, बराबर a हमारा अचर होता है और ये cos x का अवकलन लिखना है माइनस में sin x प्लस b इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ पर लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन अगर कर दिया जाए तो ये dy ओवर dx का अवकलन क्या लिखते हैं, d2 बाई ओवर dx2 लिखते हैं, बराबर ये माइनस ए, देखो माइनस भी है ए, दोनों अचर राशियां हैं। अच्छा भाई साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। यहाँ cos x का करोगे तो माइनस में साइन x मिलेगा, b अपना ज्यों करते हो। ठीक है, अब बच्चों दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो a cos x प्लस में b साइन x लिख सकते हैं। और ध्यान से देखा जाए तो यही हमारा क्या होता है, देखो यही y है, देखो y बराबर क्या दिया गया है, a cos x प्लस b साइन x। तो a cos x प्लस b साइन x को हम y लिख लेंगे। तो ये हमारे पास देखो d2 बाई ओवर dx2 बराबर क्या आएगा, बराबर में माइनस बाई, इधर ले आओ प्लस का बाई हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना है, देखिए ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं एक और नए प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखो वक्र का समीकरण दिया गया है, प्राचलिक समीकरण है ये, है ना। x बराबर a cos क्यूब थीटा कॉमा y बराबर a साइन क्यूब थीटा है, तो थीटा बराबर पाई बटे 4 पर अवलंब की प्रवणता बताओ। कितना सिंपल प्रश्न है, चलो यहाँ इसका हल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का खा। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर दिया गया है a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और थीटा बराबर पाई बटे 4 पर अवलंब की प्रवणता पूछी गई है। बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करें और dy ओवर dx का मान निकालें। जो dy ओवर dx होता है वो तो स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगा, उसका उल्टा करके व्युत्क्रम कर देंगे तो वो अवलंब की प्रवणता हो जाएगा। अभी थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dx ओवर d थीटा बराबर हमारा देखो a अचर है, cos क्यूब थीटा का अवकलन, पहले क्यूब का अवकलन करना है, देखो 3 पहले आएगा, एक घात कम करो स्क्वायर लिखेंगे, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस में साइन थीटा लिखना है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तथा यहाँ पर ध्यान से देखो इसका हमें थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना मिलेगा, dy ओवर d थीटा बराबर a अपना अचर है। साइन क्यूब थीटा का अवकलन करें तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा ध्यान से, ये देखो 3 पहले आएगा है ना, एक घात कम करके 2 घात मिलेगा, फिर साइन थीटा का अवकलन cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब जो हमें क्या करना है, dy ओवर dx का मान निकालना है। इसमें हमें इसका भाग करना पड़ेगा, देखो ध्यान दें, dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर d थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3a साइन का स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा, माइनस में 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। बच्चों यहाँ 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन का स्क्वायर साइन से कैंसिल, एक cos का स्क्वायर नीचे cos से कैंसिल, तो ऊपर हमारा साइन थीटा और नीचे हमारा cos थीटा, जबकि ये माइनस में है तो माइनस में लिख दें। ठीक है, ये हमारा dy ओवर dx का मान है। ठीक है, अब ध्यान से देखो cos साइन बटे cos tan होता है, तो यहां पर देखो dy ओवर dx बराबर यहां लिखेंगे माइनस में tan थीटा। अब देखो ये काय की प्रवणता है बच्चों, ये काय की प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, dy ओवर dx का मान ये काय की प्रवणता है, स्पर्शी की प्रवणता। अगर आप ऐसे लिखो कि dy ओवर dx एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4,
तो थीटा बराबर π/4 पर ये प्रवणता आपकी स्पर्शी की निकल के आएगी। थीटा का मान π/4 रख दिया, tan π/4 का मान होता है 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, -1 कहेंगे। ये माइनस तो पहले से है, तो ये स्पर्शी की प्रवणता -1 हो गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, अवलंब की प्रवणता पूछी गई है, तो आपको लिखना है इसलिए अभिलंब की प्रवणता। इसलिए अवलंब की प्रवणता बराबर लिखो -1/dy/dx एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा बराबर π/4 पर जो प्रवणता आपने निकाली है उसको वो तो कहेंगे हम स्पर्शी की प्रवणता, लेकिन अवलंब की प्रवणता बराबर -1 स्पर्शी की प्रवणता होता है। तो -1 और स्पर्शी की प्रवणता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम अवलंब की प्रवणता को क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। थीटा बराबर π/4 पर अवलंब की प्रवणता 1 होगी। ठीक है, स्पर्शी की प्रवणता ऋण 1 होगी, जबकि अवलंब की प्रवणता उल्टा करके ऋण लगाना है, ये याद रखो, है ना। जो भी स्पर्शी की प्रवणता निकल के आए उसमें क्या करना है, उसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब अंश को हर में बदलना है, हर को अंश में बदलना, उल्टा करने का मतलब। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का लगाना है, और प्लस का है तो माइनस का लगाना है ना, ऐसा करना है। तो ये अवलंब की प्रवणता हमें मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का खा है। दोनों प्रश्न जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर। यहां पर बच्चों ये प्रश्न लिखा है, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये इस वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। यहां पर बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस वर्ष आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है ना, जो आपका 3 वर्ष लगातार हो गए, है ना, जो आपका 30% सिलेबस कम चल रहा है वो इस वर्ष भी है कम, तो 30% के श्रेणी में ये भी प्रश्न आता है, ये आपका इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रश्न, त्रिकोणमिति फलन का ये प्रश्न है ना। केवल यहाँ से हमें मुख्य मान परसर, है ना, ये पूछे जाएंगे। यहाँ से ये प्रश्न आपका इस रेंज में नहीं आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपको इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, ये आपके पाठ्यक्रम से बाहर है इस वर्ष के लिए, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, वैसे है तो बहुत आसान प्रश्न, लेकिन हम केवल उसी पर फोकस करेंगे जिसके लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं कि भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आने हैं। ठीक है, तो बस केवल उसी पर आप फोकस करेंगे, ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने की अब इस समय ज़रूरत नहीं है। चलिए, ग नंबर का प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है कि एक सार्डिक का मान 4 ABC के बराबर सिद्ध करना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है 3 का घा। 3 का घा, तो ये हमारा हो गया, देखो एक ए, यहां लिखो a+b और यहां पर लिखो b। इसके बाद यहां लिखना है c, यहां लिखना है b और यहां पर लिखना है b+c। इसके बाद में ये देखो a+c है और इसको कहो a और इसको यहां पर कहो c। ठीक है, और ये बराबर में हमें 4abc प्रूव करके दिखाना है, 4abc। चलिए समझते हैं कैसे करना है। देखो 4abc हमें प्रूव करना है। जो हमारा ये प्रश्न दिया गया है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जीरो ईरो वगैरह हो जाए तो ज़्यादा मैटर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ LHS पहले लिखें और LHS को हम डेल्टा के बराबर लिख लें, और ये हमारा है a, यहाँ c, इसको कहो a+c, और ये हमारा है a+b और यहाँ पर b, यहाँ पर a लिखा है, तीसरी वाली रो पर लिखा है b, b+c और यहाँ पर c। ठीक है भाई, अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करो जिससे कि अब कुछ शून्य हो जाए, करके बता दो भाई क्या करना है। बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ो तो a+c हो जाएगा, और ये a+c लिखा है इसमें से घटा दो तो ये हमारे समझ में 1 0 तो हो जाएगा। देखो c1 को रिप्लेस करो इस तरीके से कि C1 और C2 को जोड़ो, C1 + C2 इन दोनों को जोड़ो और इसमें से C3 घटाओ। ये C1 है, ये C2 है, दोनों को जोड़ोगे तो a+c हो जाएगा, और ये वाला C3 है, ये क्या है C3, तो C3 में से घटा दो। तो इस तरीके से देखो इनको दोनों को जोड़ो a+c और a+c में से घटाओ a+c, तो ये 0 बन जाएगा। इनको दोनों को जोड़ो तो यहां पर ध्यान से देखो तो a+2b हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ो, b और b 2b हो जाएगा, और घटाना कितना है, ये घटाना है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखना है, 2b लिखना है। ठीक है कि नहीं।
ध्यान से समझना है पूरी बात। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा b और b कितना हो जाएगा 2b प्लस में c ये वाला है ना, और इसमें से घटाओ कितना, ये c घटा दो तो 2b ये भी हो जाएगा। इतना ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। चलो अगर इतनी बात ठीक है तो पहले इसको ज्यों का त्यों लिखो, इसको भी ज्यों का त्यों लिखो, और b प्लस सी इसको भी ज्यों का त्यों लिखो। यहाँ पर आपको a प्लस सी ज्यों का त्यों, a भी ज्यों का त्यों लिखना है, c भी ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो 2b कॉमन लिया जा सकता है बच्चों कि नहीं, बिल्कुल लिया जा सकता है। पहले वाले कॉलम से आप यहाँ से 2b कॉमन ले लो। चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखना है, c1 से 2b कॉमन लेने पर, तो यहां से देखो C1 ये हमारा C1, इसमें से 2b आप कॉमन ले लो, 2b कॉमन ले लो भाई, ले लिया कॉमन तो ये 0 है, यहां 1 है, यहां 1 है। यहां पर देखो C B B प्लस C, C है B है B प्लस C है, और यहां पर है A प्लस C लिखो, और यहां पर A लिखो, और यहां पर आपको C लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। इतना ठीक है बच्चों, बराबर का निशान लगाओ। अब यहां पर तो एक बात और समझ में आ रही होगी कि अगर आप चाहो तो एक अवयव 0 हो सकता है, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, R2 में से R3 घटाओ तो 1 में से 1 घटेगा, एक 0 और हो जाएगा। सिंपल, हमारा उद्देश्य ये होता है कि प्रसार करने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो हम गणना बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या करते हैं, R1 को रिप्लेस करें, R2 को रिप्लेस करें, है ना, R2 ये R2 है, R2 को रिप्लेस करें R2 में से R3 को घटा के। तो बच्चों 2b तो हमारा पहले से चल रहा है, ये हमें रो पहले वाली ज्यों की त्यों लिखनी है, 0 C A प्लस C, और यहाँ 1 में से 1 घटाओ 0 हो जाएगा, b में से b प्लस C घटाओ, देखो b में से क्या घटाना है, b प्लस C घटाना है, तो b माइनस का C, तो हमें माइनस का C मिलेगा। ठीक है, और यहाँ a में से C घटाना है तो बच्चों यहाँ a माइनस C मिलेगा। बाकी आपको 1 b प्लस C और C इसको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष क्या करना है, इसका प्रसार करना है, प्रसार करने पर। ठीक है, कर देते हैं प्रसार। देखो कितना आसान सा काम हो रहा है, बिल्कुल। देखो 2b हमारे पास ये ज्यों का त्यों है, तो ये हमारे पास हो गया 0, पहला एलिमेंट 0 है, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, दूसरा एलिमेंट लिखो ये भी 0 है, प्लस अब तीसरा एलिमेंट से 1, और यहाँ 1 के सापेक्ष इसको कैंसिल करोगे, है ना, पहली कॉलम तीसरा रो, तो ये इसका इसमें गुणा करो, फिर माइनस और इसका इसमें करो, तो ये इसका पहले करो, a का c में ac हो जाएगा, और फिर माइनस में c और c का c स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं। अच्छा भाई, फिर इसके बाद यहाँ माइनस का निशान होता है, इसको इसमें करो तो माइनस ये है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ac लिखो प्लस c स्क्वायर लिख दो। ठीक है, c स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास 2b इंटू में ac और ac यहाँ जोड़ के 2ac लिख सकते हो, गुणा करो तो 2 दूनी 4 लिखो, abc ये बच्चों देखो हमें मिल रहा है, यही हमारा RHS है और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का घ, और ये 2 नंबर का केवल प्रश्न है। ठीक है बच्चों, 2 नंबर आपको मिल रहे हैं यहां से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, यहां पर एक आव्यूह दिया गया है और इस आव्यूह का हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। क्या करना है, आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। एक दिए गए आव्यूह का हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, कैसे करना है, देखो भाई ये हमारे पास है कोई आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का है। देखो बिल्कुल सहज सवाल है, बहुत सहज, बहुत आसान सवाल है। 4 का नंबर का प्रश्न है, इसमें आव्यूह a बराबर दिया गया है, 2 गुणे 2 क्रम का है, 1 2, और यहां पर है 2 - 1, ये आपका आव्यूह है और उसमें आपसे कहा है a इनवर्स अर्थात व्युत्क्रम ज्ञात करके बताओ। क्या करना होता है बच्चों, पहला काम तो ये है, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना होता है। ठीक है, इस आव्यूह का जो सार्डिक का मान है वो निकालना होता है।
तो सार्डिक का निशान लगाओ और 1 2 2 -1 लिखना है। प्रसार करोगे तो इसका यहाँ गुणा करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस और 2 का 2 में गुणा 4, तो इस तरीके से -5 आपको मिलेगा। देखो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो हो गया तो समझो फिर इसका इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। इसका इनवर्स तभी ज्ञात किया जा सकता है जब इसके डिटर्मिनेंट का मान जीरो कताब ना आए। जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आता है तो फिर ये इनवर्सेबल नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, सहखंड से बना अवयव निकालो। ए के सहखंडों से बना अवयव। तो सहखंडों से बना अवयव बच्चों कैसे निकालोगे, मान लिया कि सहखंडों से बना अवयव हमारा बी है, तो इसको बी को कैसे निकालते हैं। यहां पर बहुत सहज सी बात होती है कि भैया हमें क्या करना है, पहले वाले अवयव का, इस एक अवयव का सहखंड A11 होता है, दूसरा है ये अवयव इसका सहखंड A12 होता है, दूसरी रो में A21 होता है, और इसका -1 का अवयव का जो सहखंड होगा वो कितना होगा, A22 होगा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करते हैं, यहां पर एक सार्डिक बनाना है, उपसार्डिक और एक उपसार्डिक, यहां पर एक उपसार्डिक, यहां पर एक उपसार्डिक, यहां पर ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, तो इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, है ना। यही तो बताया हमने, बिल्कुल सिमिलर वही प्रोसेस करनी है। देखो इस एक का सहखंड, इसको और इसको बंद करो, -1, चलो भाई -1 हो गया। इसमें देखो दो अवयव का सहखंड, तो इसको और इसको कैंसिल करो तो 2 मिलेगा, जो है हाँ 2 लिख लेते हैं। इस दो अवयव का सहखंड देखो, इसको और इसको कैंसिल करो, ये 2 मिलेगा, चलो 2 लिख लिया हमने। अब इस -1 का सहखंड देखो, इसको और इसको बंद करो, 1 मिलेगा, तो चलो 1 लिख लिया हमने। अब बच्चों यहां से देखो सहखंड से बना अवयव मिल गया, क्या लिखना है, -1, यहां पर -2, यहां पर भी -2, यहां पर लिखना है 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या करना है आपको, सहखंड से बना अवयव निकाल लिया है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। क्या निकालना है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, जो हमने सहखंड से बना अवयव निकाला है उसका हमें ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी है दूसरी उस स्तंभ पे बदलो, -1 -2 लिखा है ना, -1 -2, तो -1 -2 स्तंभ पे लिखना है। यहां भी जो आपकी पंक्ति है उस दूसरे स्तंभ पे लिखना है, -2 और यहां पर 1। एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकल के आ गया है। अब क्या करना है भैया, हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाल लिया है, तो अब आगे हमें यहां पर एक फॉर्मूला लगाना होता है ए इनवर्स ज्ञात करने का। वो हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का मान ये है, डिटर्मिनेंट का मान -5 है, तो आपको लिखना है -1/5, और ये एडजॉइंट ऑफ ए है -1 -2 और 1, ठीक है। -5 से अगर आप चाहो तो हर एक एलिमेंट में भाग कर दो, माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 लिख दो, माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 लिख दो, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 लिखो, और यहाँ पर -1/5 लिखो, और यही बच्चों इसका इनवर्स का आंसर है। ए इनवर्स यही है, ठीक है। इतना करना है आपको, ये भी 2 ही नंबर का प्रश्न है बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4 का खा। क्वेश्चन नंबर 4 खा देखो, है ना, आसान सा ये भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 खा। देखिए 4 खा में कहता है कि एक कोई फलन y बराबर दिया गया है, और ये है x की पावर x cos x। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है y बराबर x की पावर x cos x। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का खा, और y बराबर ऐसा लिखा है कि यदि y बराबर x की पावर x cos x, ठीक है, तो dy/dx का मान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है भाई। चलो समझते हैं ध्यान से। क्या करना है आपको, यहां पर देखो एक फलन के ऊपर दूसरी फलन की घात लगी है, तो अगर ऐसा होता है कि एक फलन के ऊपर दूसरे फलन की घात होती है तो उसका अवकलन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। यहां पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो यहां पर लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब लॉग लेने पर
दोनों पक्षों में log लेने पर यहां से हो जाएगा देखो log बाई बराबर, यहां भी इसी प्रकार लिखो log x की पावर x cos x। तो बच्चों ये हमारे पास जब log नियम होता है ना, log m की पावर n होता है तो ये n कहाँ आता है, पीछे आता है। तो इस हिसाब से इसको हम यहाँ ऐसे लिख दें, log बाई बराबर x इंटू कॉस एक्स इंटू में log x, ऐसा देखो लिख सकते हो। ठीक है, x cos x जो घात में है वो आपको पहले लिखना है और इसके बाद में log x। तो बच्चों यहां पर देखो अब हमें x के सापेक्ष इसका करना है अवकलन। क्या करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। यहां लिख देते हैं देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर लिखो d ओवर डी एक्स लॉग बाई, यहां पर लिखना है d ओवर डी एक्स एक्स इंटू में cos x इंटू में log x, इस तरीके से लिखना है। और देखिए log बाई का अवकलन तो बच्चों पता ही है, 1/बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स होता है, भाई होता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर बच्चों 3 फलन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक काम करो, 2 इकट्ठे कर लो, एक अलग कर लो। कोई भी 2 इकट्ठे कर सकते हो, x अलग करो और cos x इंटू log x इकट्ठा करके लिख सकते हो, या फिर इनको दोनों को अलग एक फलन मान लो और इधर इसको एक अलग दूसरा फलन मान लो। तो यहां पर देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन तो हमें ज्यों का त्यों लिखना होता है, लो लिख लिया भाई। सेकंड का अवकलन करना है, log x का अवकलन बच्चों 1/x होता है कि नहीं, होता है ना। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिखो भाई, लिख लिया log x। अब यहाँ फर्स्ट का अवकलन करना है तो बच्चों यहाँ पर देखो 2 फलनों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका अवकलन कैसे करोगे, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन लिखो cos x का माइनस साइन x लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस यहाँ सेकंड फलन का मतलब cos x है और फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन 1 लिखना है। तो अब हमारा काम खत्म होता है। फिर से समझो, फर्स्ट फलन ये हमारा हो गया, ये वाला फर्स्ट फलन, सेकंड का कर लिया अवकलन, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब ये सेकंड फलन हमने लिख लिया। फर्स्ट वाले का इसका अवकलन करना है तो 2 फलन का गुणनफल का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। 1/बाई को इधर ले जाओ तो ये हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा बाई इंटू, ये बटे में है ना तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ x और ये बटे में x गुणा में x ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल और केवल cos x मिलेगा। प्लस यहाँ से देखो इन तीनों का log x का साथ में गुणा कर दें तो यहाँ माइनस में है प्लस ये है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लिखना है x इंटू में साइन x इंटू में log x लिखना है। ठीक है, x साइन x इंटू log x, और इसी log x का यहां भी गुणा करोगे तो प्लस में लिखना है कितना, cos x इंटू में log x लिख लें। ठीक है बच्चों, इतनी बात। अब सीधा सीधा बाई का केवल मान लिखना है तो बस हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, डी बाई ओवर डी एक्स का मान निकल आएगा। बाई का मान लिखना है x की पावर x cos x, x की पावर x cos x लिखना है। ठीक है, x की पावर x cos x इंटू में यहाँ लिखो cos x, फिर माइनस में x इंटू में sin x लिखो, इंटू में log x लिखो, प्लस यहाँ से cos x इंटू में log x लिखना है। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका अवकल गुणांक कह सकते हो या फिर डी बाई ओवर डी एक्स का मान कह सकते हो। करेक्ट है बच्चों, चलिए जल्दी से नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का गा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गा, देखो यहां पर आपसे कहता है कि बिंदु 2 दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाने पर देखो कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। यहां पर लिख लेते हैं बिंदुओं। पहला ये बिंदु दिया गया है, देखो ये हमारा 2, -5, 1 और इसके बाद अगला और एक बिंदु दिया गया है, ये हमारा है 1, 4 -6, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनता है और इस रेखा पर उस बिंदु को ज्ञात करिए जो इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे समझ सकते हो आप। यहां पर देखो एक तो आपका ये बिंदु दिया गया है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए P बिंदु है, इसके
यहाँ कोऑर्डिनेट हैं 2, -5, 1 और एक कोई दूसरा बिंदु Q दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 4, -6। ठीक है, और इस रेखा P, इनको दोनों को मिलाने से जो रेखा बना है उस रेखा को एक कोई बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया ये बिंदु हमारा कोई ए मान लेते हैं, और ए बिंदु इस रेखा को, जिसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y, z, ये पूरी PQ रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब इस ए बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, और इस रेखा को कोई बिंदु है ए मान लिया, ये x, y, z बिंदु है, ये z बिंदु इस पूरी रेखा PQ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों ये बिंदु क्या है, अंतः विभाजित बिंदु है, तो आप यहां लिखो अंतः विभाजित बिंदु, अंतः विभाजित बिंदु ए, जिसके निर्देशांक हैं x, y, z, और यहां से x बराबर हमें मिल जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे बटे में क्या मिल जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, और यहां पर देखो x, y, z, इसी प्रकार आप तीनों बिंदुओं को निकाल सकते हो, है ना। ये हमारा जो y बिंदु होगा वो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसी प्रकार z बिंदु हम निकाल सकते हैं, सूत्र लगाएंगे m1 z3 m1 z2 प्लस m2 z1, और नीचे बटे में क्या लिखना होता है m1 प्लस m2 लिखना होता है। ठीक है, तीनों बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। यहां से देखो पहला बिंदु x निर्देशांक कैसे निकालोगे, देखो ये m1 होता है ना, इसको क्या लिखते हैं, ये m1 है, इसको क्या लिखते हैं, ये m2 है। ये बिंदु x1 y1 z1 होता है, जबकि ये बिंदु x2 y2 z2 होता है। इसको यहां पर देखो लिखो m1 की वैल्यू लिख दें 2, x2 ये लिखा है 1 लिखना है, प्लस m2 का मान 3 लिखना है, x1 का मान 2 लिखना है, नीचे बटे में लिखना है 2 प्लस 3। तो इस तरीके से 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है 8, और नीचे बटे 5। ठीक है, x निर्देशांक देखो निकल के आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ y निर्देशांक निकालो, तो y बराबर देखो कितना निकलेगा, y बराबर m1 को तो 2 लिखना है, m1/2 को लिखना है 4, प्लस m2 को लिखना है 3, y1 को लिखना है माइनस में 5, और नीचे बटे में क्या लिखना है m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 3 लिखना है। तो 4 दूनी 8 माइनस 5 दिया 15, नीचे बटे में 5 लिखो, और इसके बाद में यहाँ माइनस में बचेगा 7, और नीचे बटे में 5। ठीक है, इसी प्रकार z निर्देशांक भी आप निकाल सकते हो। z बराबर m1 को तो 2 लिख दो, m1 z2 माइनस 6 लिखना है, प्लस m2 3 लिखो, z1 का मान 1 लिखना है, नीचे बटे में क्या लिखना है m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहाँ से माइनस में 12 प्लस में 3, नीचे बटे में यहाँ 5 लिखो, तो यहाँ से माइनस में 9 बटे में 5। ठीक है, तो जो अभीष्ट बिंदु है उसके निर्देशांक हमारे निकल के आ गया, है ना। अभीष्ट बिंदु हमें मिल गया। अभीष्ट बिंदु ए जो हमसे पूछा गया था उसके निर्देशांक 8/5, और यहाँ y निर्देशांक ऋण 7/5, और इसके बाद z निर्देशांक माइनस में 9/5। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, है ना। तो ये क्या पूछा गया था, अंतः विभाजित बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने से इस रेखा एक बनती है, और इस रेखा पर एक कोई बिंदु है जो ये बिंदु इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये विभाजन बिंदु है, अंतः विभाजन बिंदु, इसके निर्देशांक आपसे पूछे गए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट अलग अलग ज्ञात कर लो, और फिर इसके बाद जो बिंदु पूछा गया है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। करेक्ट है, चलिए जल्दी से इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घ नंबर 4 का घ प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 घ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का घ, तो यहां लिख रहा है
कि यदि एक कोई घटना ए है और उसकी घटने की प्रयाक्ता दी गई 1/2, घटना बी के घटने की प्रयाक्ता 1/3 दी गई है, प्रयाक्ता ए यूनियन बी, घटना ए यूनियन बी है, उसकी प्रयाक्ता का मान 2/3 दिया गया है, तो क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं? बच्चों, दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं? जब ए और बी के इंटरसेक्शन की जो घटना होती है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर शून्य आती है तो हम कह देते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पीए इंटू पीबी के बराबर होता है। अगर ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाए, तो हम कह देते हैं कि दोनों घटनाएं ए और बी जो हैं वो कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये कंडीशन बताई हमने, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी अगर मिल जाती है तो दोनों घटनाएं ए और बी कैसी होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो यहां पर हमें जो दिया गया है उसको पहले लिखो। क्वेश्चन नंबर है 4 का घ। यहां कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर भी यहां पर दिया गया है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमें दिया गया है 2/5। अब देखो बच्चों, यहां पर पी ए पी बी पी ए यूनियन बी दिया गया है, तो हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होता है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों यहां से क्या करते हैं? देखो 1/2 लिख लेते हैं, यहां पर 1/3 लिख लें, माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। तो यहां से देखो 3 दूनी 6 एलसीएम लें, और ये 3 प्लस में 2 माइनस में 2, 2 का गुणा 4। तो इस तरीके से ऊपर यहां 5 में से 4 घटाओ 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने यहां पर देखो ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी और बी प्रोबेबिलिटी का गुणा दोनों का कर दें, तो आप देख सकते हो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 गुणा करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 1/3, तो यहां से देखो 1/6 ही आ रहा है। अब आप देखो ध्यान से कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये ए घटना और बी घटना कैसी घटना है? स्वतंत्र घटना है, आपको लिखना है ना। अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है भाई, हमने बताया कि घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं? तब जबकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। तो यहां पर देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का गुणनफल कितना निकला है? 1/6। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए घटना और बी घटना कैसी घटना है? स्वतंत्र घटना है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है बच्चों, 5वां प्रश्न पर आते हैं, इसको रब कर लेते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों यहां पर 2 रेखाएं दी गई हैं, सदिश समीकरण, रेखाओं की सदिश समीकरण दिए गए हैं, और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी पूछी गई है। प्रत्येक सेट में आ रहा है, प्रत्येक सेट में बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2 रेखाओं के बीच की दूरी, थोड़ा सा हिंट कर दें, मेरे ख्याल से याद आ जाएगा आपको। यहां पर देखो एक रेखा यहां पर दी गई है, ये है 3i प्लस 3j, 3i प्लस 3j माइनस में 5k प्लस म्यू प्लस म्यू इंटू में 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j और प्लस में 6k। एक रेखा हमारी ये है, और इसके बाद एक दूसरी रेखा और दी गई है, r बराबर i प्लस 2j, i प्लस 2j और यहाँ पर है माइनस में 4k प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, ये दोनों रेखाएं
के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो आपसे पूछ ली गई है। क्या करते हैं, पहली रेखा जो होती है उसकी हम यहाँ r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, यहाँ देखो इससे तुलना करना है। सदिश r बराबर सदिश a1 प्लस लैम्डा सदिश b1, लैम्डा नहीं बल्कि यहाँ पर म्यू है तो चलो यहाँ म्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तथा दूसरा जो समीकरण है दूसरा वाला, उससे दूसरे से तुलना करो। दूसरा क्या है, r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, यहाँ से दोनों से तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने से हमें क्या मिलेगा, a1 b1 a2 b2 मिल जाएगा। a1 ये होता है, देखो b1 ये होगा, है ना, a1 ये b1। इसी प्रकार a2 b2 a2 और ये b2, तो यहाँ से देखो हम तुलना करने से a1 b1 a2 b2 के मान निकालेंगे। a1 बराबर हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k, और इसी प्रकार ये b1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो आपको में लिखना है 2i माइनस में 3j प्लस में यहाँ लिखना है 6k, है ना, प्लस है ये, प्लस में क्या लिखना है 6k लिखना है, ठीक है। ये हो गया a1, गलती हो रही है यहाँ पर, देखो a1 का मान है 3i प्लस में यहाँ पर लिखना है 3j लिखना है 3j माइनस में क्या लिखना है 5k, ठीक है। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, a1 b1। यहाँ पर a2 b2, a2 का मान कितना हो जाएगा, देखो a2 सदिश हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k, और यहाँ पर b2 सदिश ये हो जाएगा, देखो कितना 2i माइनस 3j प्लस 6k हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये हमने a1 b1 a2 b2 निकाल लिए, तो अब हमें क्या होता है, a2 में से a1 सदिश को घटा के e2 माइनस a1 ज्ञात करते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 बराबर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें से इसको घटाओ i प्लस 2j माइनस 4k, और यहाँ से हमें घटाना होता है, देखो काय को, a1 को 3i प्लस 3j माइनस 5k घटाओ, तो यहाँ से इसको घटाओगे माइनस में 2i, इसमें इसको घटाओगे माइनस में 1j, और यहाँ ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1, 5 में से 4 घटाओगे तो 1k प्लस का बचाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये a2 माइनस a1 हो गया। अब हमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है। क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, साड़िक बनाना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साड़िक से निकालते हैं। तो i j k लिखना है, b1 के गुणांक कितने हैं, i j k के गुणांक है 2 3 6, यहाँ पर 2 3 6 लिखो, यहाँ पर 2 माइनस 3 6 लिखना है, और ये देखो इसका प्रसार कर दें i के सापेक्ष, पहले इसको बंद करो, 6 तिया 18 लिखो, फिर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है। तो इस तरीके से 18 प्लस 18 मिलेगा, माइनस में लिखो j, और इसको बंद करो, 6 दूनी 12 माइनस 12, ये बच्चों हो जाएगा 0, और प्लस में यहाँ लिखना है k, और इसको बंद करोगे तो माइनस में लिखना है 6, फिर माइनस, और इसमें लिखना है माइनस का 6। तो बच्चों इस तरीके से 18 दूनी 36, तो i हो गया, इसको लिखोगे 0j, ये 0 हो गया, और यहाँ से माइनस में 12k लिखना है, ठीक है। अब इसका यहीं पर हम मॉड निकालें, तो मॉड b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये सदिश इनका हम यहाँ पर क्या करें, मॉड निकालें, मतलब इसका मापांक निकाल लें, परिमाण निकाल लें। तो यहाँ लिखना है 36 का स्क्वायर, यहाँ लिखना है 0 का स्क्वायर, यहाँ लिखना है माइनस 12 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से 12 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालो, 12 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट के भीतर क्या बचेगा, 12 तिया 36 होता है ना, 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 लिख दो, ये 0 है, ये हमारा 12 का स्क्वायर बाहर निकल के आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, तो 9 1 10, यहाँ पर आपको लिखना है 12 इंटू अंडर रूट 10 लिखना है, ठीक है। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी शायद पता है ना, क्या होता है, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो d होती है उसको कैसे लिखते हैं, a2 माइनस a1 लिखते हैं। यहाँ पर डॉट का निशान लगाओ, b1 क्रॉस b2 लिखना होता है, और फिर इसके बाद नीचे हमें b1 क्रॉस b2 का मापांक से भाग करना होता है। ये होती है दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब a2 में से a1 हमने घटाया है, उसको आप लिख दो, इसको माइनस में क्या लिखना है, माइनस में 2i लिखना है, माइनस में 2i, माइनस में j लिखना है,
और प्लस का ये k लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा a2 माइनस a1। यहाँ पर डॉट b1 क्रॉस b2 बच्चों क्या निकाला है हमने, ये है 36i प्लस 0j, 36i प्लस 0j माइनस में 12k लिखना है। ठीक है, और नीचे बटे में क्या लिखना है, 12√10, 12√10 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है। चलो बहुत सुंदर। अब यहाँ देखो आधे से गुणा करोगे, 12 दूनी 36, तो 36 दूनी 72 है ना, माइनस का 72 लिखो। ये जे वाला तो 0 हो जाएगा, के वाला देखो माइनस का 12 लिखना है। ठीक है, ये माइनस का 12 है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 36। ठीक है, माइनस का 12 लिख दें और नीचे आपको क्या लिखना है, √12√10 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये मॉड में होता है, तो मॉड में मतलब माइनस तो खत्म हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ प्लस में ही लिखना है। जोड़ के लिख दो 84, 72 12 84 और नीचे बटे में 12√10 लिखो। 12 से इसको कैंसिल करो, 12 सत्ते 84, 7 बार कैंसिल होगा कि नहीं, 7 बटे √10 मात्रक आपको लिखना है। इकाई लिख दें या मात्रक लिख दें। ठीक है बच्चों, ये है दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। हर बार आता है या तो ये सदिश समीकरण, रेखाओं के सदिश समीकरण दिए जाते हैं, या फिर कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए जाते हैं। ठीक है, पीछे साइड में कार्तीय समीकरण के रूप में ये समीकरण, रेखाओं के समीकरण कार्तीय समीकरण दिए गए थे। तब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी साइडिक और नीचे अंडर रूट वाला याद रखो, है ना, वो सूत्र लगाना होता है, और इसमें आपका ये। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। लिखता है कि एक y बराबर cos x की पावर लिखा है ना, cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना है ना। सिंपल सा काम है भाई। पहले तो हमें दो फलन दिए गए हैं, तो हम पहले फलन का अवकलन कर लें और फिर दूसरे फलन का अवकलन कर लें और बाद में दोनों को जोड़ दें। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दोनों फलनों का अवकल गुणांक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों फलनों को हम y के बराबर लिख दें तो हमें dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का खा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 खा। देखिए क्या लिखता है इसमें ऐसा लिख रहा है कि ये हमारा, ठीक है, y बराबर में cos x की पावर sin x, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ प्लस का निशान लगाओ और इसके बाद x की पावर x है, और इसका हमें क्या करना है, का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है भाई, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो दो फलन है, एक फलन ये, एक ये, दो फलन है। तो क्या करना है, यहाँ पर इसको y1 लिख लो, इसको y2 लिख लो। इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर इसको यहाँ y1, यहाँ पर y2 मान लेते हैं ऐसा कि ये हमारा y2 है, ये हमारा y1 है। तो यहाँ से इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो यहाँ देखो y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। बराबर में यहाँ लिखना है d/dx y1 और प्लस यहाँ पर लिखना है d/2/dx। यहाँ देखो ये हमारा समझो आंसर है। यहाँ पर dy/1/dx तथा d/2/dx के मान यहाँ रखने हैं। बस रख के दोनों को जब जोड़ोगे तो dy/dx का मान निकल आएगा। y1 क्या है, देखो y1 किसको माना है, जहाँ y1 का मान है cos x की पावर sin x। तो जब भी बच्चों एक फलन के ऊपर दूसरे फलन की पावर होती है तो हमें log लेके इसका अवकलन करना पड़ता है। यहाँ देखो log ले लेते हैं, log y1 हो जाएगा, यहाँ भी log लेना पड़ेगा, log cos x की पावर sin x। अब देखो log y1 बराबर ये sin x आ जाएगा पहले, और फिर इसके बाद में log cos x लिखना है। ठीक है बच्चों, log m की पावर n बराबर n पहले आता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर दो फलन बन गए, एक फलन ये है, एक फलन ये है, तो गुणनफल वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखो d/dx log y1 बराबर, यहाँ भी लिखना है d/dx
साइन एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स लिखना है। ठीक है बच्चों, दो फलन हो गए कि नहीं, एक फलन हमारा ये है, एक फलन हमारा ये है। किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड मान सकते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसको पहला मानना है किसको दूसरा मानना है। तो log बाई का अवकलन होता है 1/y1 लिख लें, फिर y1 का अवकलन dy1 ओवर dx लिखना है, इधर बराबर। इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन करना है तो log के आगे जो भी लिखा होता है उसको तो बटे में लिख लेते हैं, है ना। log x का 1/x होता है, उसी प्रकार log cos x का 1/cos x हो जाएगा, फिर cos x का फिर से करना है तो माइनस में sin x लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिख लो, log cos x लिखना है, फर्स्ट का अवकलन करना है, sin x का अवकलन cos x लिख लें। ठीक है, y1 का इधर गुणा कर लें तो dy1 ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, y1 का गुणा कर दें और ये हमारे पास देखो माइनस लिखा है, साइन बटे cos tan लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो साइन x इंटू में tan x, है ना, साइन बटे cos tan लिख लिया, माइनस तो ये लगा लिया, साइन x लिख लिया, और प्लस में यहाँ पर आप लिखो log cos x इंटू में cos x। ठीक है भाई, अब y1 का मान लिख दो तो कुल मिला के हमारा यहां पर इसका अवकलन हमें मिल जाएगा। y1 का यहां पर मान लिखो dy1 ओवर dx, dy1 ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, y1 का मान है cos x की पावर sin x, cos x की पावर यहां लिखो sin x इंटू माइनस sin x इंटू tan x प्लस log cos x इंटू में log cos x इंटू में log cos x। ठीक है, हो गया भाई, पहले वाले का तो अवकलन हो गया। अब दूसरे का भी करना है तथा y2 बराबर देखो कितना है, y2 बराबर है x की पावर x। तो यहाँ भी बच्चों एक फलन पर दूसरे फलन की घात है, इसमें भी आपको log लेना पड़ेगा। तो log y2 बराबर यहाँ लिखेंगे log x की पावर x, और ये x पहले आ जाएगा, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो क्या करना है, x log x लिखना है। अब लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाएगा तो इसको तो ऐसे लिखा जाएगा, देखो 1/y2, log y2 का क्या लिखना है 1/y2, फिर y2 का लिखना है dy2 ओवर dx बराबर, यहाँ दो फलन है तो दो फलन का गुणनफल का फॉर्मूला लिखना है, पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरा है log x, इसका अवकलन करना होता है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला ज्यों का त्यों लिखो, फर्स्ट का अवकलन करना है, x का अवकलन 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो x ये कैंसिल हो जाएगा, y2 का इधर गुणा करो, dy2 ओवर dx बराबर y2 इंटू में 1 प्लस log x। अब देखो y2 का मान कितना है, x की पावर x है, तो बस ये अब देखो इसका भी हमने अवकलन कर लिया कि नहीं। तो बच्चों यहाँ दोनों के मान dy1 ओवर dx और dy2 ओवर ये वाला मान dy2 ओवर dx का मान यहाँ पर आपको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में जब रखोगे तो हमें dy ओवर dx का मान मिल जाएगा। dy ओवर dx बराबर, इसको देखो हमने क्या निकालना है, इसको रखना है ये पूरा का पूरा लिखो cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x इंटू में माइनस sin x इंटू में tan x प्लस cos x इंटू में log cos x, ये पहला हो गया, प्लस यहाँ दूसरा लिखना है ये वाला x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, तो यही बच्चों इसका आंसर है। ये बड़ा ब्रैकेट चाहो तो ठीक है, नहीं तो छोटा से भी काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यही आंसर है, करेक्ट है बच्चों, क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 5 खा होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर। देखिए संयुक्त फलन दिया गया है, देखो 3 फलन दिए गए हैं, ध्यान से समझो, 5 का गा नंबर का है, इसको रब कर लें। चलो भाई 5 गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 का गा, और यहाँ पर एक फलन दिया गया है f, ये n से n में है। एक फलन और अगला दिया गया है g, वो भी हमारा n से n में है। और इसके बाद में एक तीसरा फलन और दिया गया है, ये h है, ये भी हमारा n से n में है। मतलब इसका प्रांत सहप्रांत सभी दोनों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हैं।
और ये एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स हैं जो क्या क्या फलन दिए गए हैं। देखो एफ एक्स फलन हमारा दिया गया है, एफ एक्स बराबर तो 2x दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में जो जी एक्स फलन है वो भी हमारा 3x + 4 दिया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद एच एक्स फलन है वो भी हमारा कुछ दिया गया है, देखो कितना है, एच एक्स बराबर हमें दिया गया है sin x, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 3 फलन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो x है, x के सभी मान जो है वो क्या है, बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, सभी प्राकृतिक संख्याएं x क्या हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। इस द्वारा ये परिभाषित हैं। तो कहता है सिद्ध करके दिखाओ, क्या करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहां लिखा है h ऑफ गॉफ, h ऑफ गॉफ लिखा है, फॉग नहीं है, क्या लिखा है, गॉफ, GOF। और ये बराबर में हमें सिद्ध करना है, ये बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है हॉग, HOG है ना, हॉग ऑफ F, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करोगे, यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि ये इसके बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पहले LHS लें और LHS जो लिखा है उसमें लिखा है H ऑफ गॉफ, ठीक है। ये हमें देखो दिखाना है। तो इसमें पहले पूरे LHS को नहीं बल्कि पहले हमें गॉफ की वैल्यू दिखानी है, ठीक है। गॉफ ऑफ x बराबर यहाँ लिख सकते हैं G ऑफ FX लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। वो खत्म करके बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो G FX और FX का मान क्या है, FX का मान भाई 2x है, तो यहाँ 2x लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो G2x, Gx की जगह पर यहाँ 2x लिख दो, तो G2x का मान क्या हो जाएगा, देखो 3 × x की जगह 2x लिख दें, प्लस में 4 लिख दें। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ 4 3 दूनी 6x प्लस में 4, यहाँ पर हमें देखो ये गॉफ का मान मिलेगा केवल। अब हमें क्या चाहिए, पूरी LHS की LHS पूरी निकालनी है। देखो ये लिख देते हैं LHS बराबर क्या चाहिए, h ऑफ गॉफ, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये पूरा LHS है। अब भाई इसको ऐसे लिखो, यहाँ O खत्म करने के लिए आपको पता है बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर गॉफ लिखना है। अब बच्चों गॉफ का मान पूरा का पूरा 6x + 4 हमने निकाल लिया है, तो h ऑफ गॉफ को क्या लिखोगी, 6x + 4 लिखोगी। अब इसके बाद ध्यान से देखो HX लिखा है ना, HX लिखा है, यहां जहां x लिखा है उस x की जगह पर 6x + 4 लिखना है, इधर भी लिखना है देखो वही। तो ये हो जाएगा sin x की जगह क्या लिखना है, 6x + 4 लिखना है, ठीक है। ये हमारा LHS हो गया। अब बढ़ते हैं RHS की ओर। देखो RHS क्या है, देखो RHS की तरफ बढ़ें तो यहां पर हमें हॉग पहले निकालना है, h ऑफ GX, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं h ऑफ GX बराबर, पहले निकालो h o मानी बड़ा ब्रैकेट, GX यहां लिखो और इसके बाद जो GX की वैल्यू है वो लिखो। देखो कितनी है GX की वैल्यू, ये लिखी है भैया 3x + 4 लिखना है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो h ऑफ 3x + 4 को क्या लिखोगे, h ऑफ यहाँ x की जगह पर 3x + 4 है, यहां भी ऐसे ही करना है, sin x की जगह पर 3x + 4 लिखना है, ठीक है। अब लिखना है आपको RHS, RHS कितना है, देखो h ये हमारा है RHS, ये है ना, तो आपको लिखना है h मनी हॉग ऑफ f, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं sin 3x, हमने क्या निकाला है, देखो 3x + 4, जबकि यहां पर fx का मान कितना है, देखो fx का मान 2 है, तो आप यहां इसको ऐसे लिखो sin 3 × x की जगह पर 2x लिखो और प्लस में क्या लिखना है, 4। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं sin 6x + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बड़े आराम से आप देख सकते हो कि जो हमारा LHS है वही हमारा RHS है, ठीक है। तो यहाँ प्रूव होता है LHS और RHS दोनों बराबर प्रूव होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करना है, करेक्ट है। तो ये हो गया 5 का ग नंबर का प्रश्न। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 घ पर आते हैं। देखो 2 वक्र दिए गए हैं, दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत बार आता है। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, कुछ नए हो जाते हैं। तो जो रिपीटेड होते हैं उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही दे देते हैं कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो तो हैं तो सभी इंपॉर्टेंट,
लेकिन जो ज़्यादा रिपीट होते हैं ना उनको हम ज़्यादा कह देते हैं कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 का घा और ये हमारा एक परवलय है y स्क्वायर बराबर में 4ax। परवलय का जो मानक रूप होता है इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, इसका अक्ष x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलता है। दूसरा परवलय है x स्क्वायर बराबर में 4ay। यहाँ पर इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पर है लेकिन इसका अक्ष y अक्ष पर होता है, ठीक है। और इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। आप समझते हैं इसको कैसे करना है। देखो पहला तो ये है कि y स्क्वायर बराबर 4x लिखा है, तो आप एक काम करो कि भाई ये हो गया x अक्ष और ये हमारा हो गया y अक्ष, ठीक है। ये पहला y स्क्वायर बराबर 4x है, इस पर हम यहां पर देखो इस तरीके से कह सकते हो कि ये हमारा एक परवलय है। देखो पहला वाला परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x, इसका x अक्ष के अनुदिश अक्ष इसका x अक्ष के अनुदिश होता है, उसका शीर्ष कहां पर मूल बिंदु पर बनाना होता है। और ये परवलय है इसका शीर्ष होता है देखो ये x मूल बिंदु पर, जबकि इसका जो मुख खुलता है अर्थात जो इसका अक्ष होता है वो y अक्ष के अनुदिश होता है, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों वक्रों ने अर्थात दोनों परवलयों के द्वारा जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा गया है। इसका मतलब ये क्षेत्र हमें देखो ज्ञात करना है। ये क्षेत्र हमें इतना का पूरा ये दोनों परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, यही हमसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, पहले इस वक्र और इस वक्र को हल करके पहले इस बिंदु अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात पहले करो, इसके बाद आगे की बात बताएं। यहां पर दोनों को हल करो। कैसे हल करोगे? देखो ये वक्र नंबर 1 इस पर डाल दो, इस पर नंबर 2 डाल दो। पहले में दूसरे से पहले में किसी एक चर का मान निकाल के इधर का उधर, मतलब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो यहां समीकरण 1 से देखो, 1 से अगर हम y का मान निकालें या फिर एक काम करो 2 से निकालो, 2 से y का मान निकालो, 2 से y का मान यहां से निकालो तो कितना होगा? देखो y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 4a। कहां रखना है? समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर यहां पर रखो, इसमें रखना है तो हमारे पास देखो y का मान हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 4a और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं बराबर में 4ax। अब देखो x की पावर हो जाएगी 4 बराबर 4 चौको 16 स्क्वायर का यहाँ गुणा 16 चौको 64 a पर क्यूब इंटू में x, ठीक है। a स्क्वायर ये है, a का गुणा करोगे a क्यूब इंटू में x लिखना है। अब देखो इसको इधर ले आओ तो x की पावर 4 माइनस में 64 a का क्यूब इंटू x और बराबर यहाँ 0 लिखो। x कॉमन आ जाएगा तो x का क्यूब माइनस 64 a का क्यूब और यहाँ लिख दें 0। अब यहाँ पर देखो x का मान 0 लिखो और x का मान यहाँ से देखो 8 8 64, 4 चौको 16 चौको 64 है ना। या इसको ऐसे कहो कि x क्यूब माइनस 64 a का क्यूब बराबर यहाँ 0 लिखोगे तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 64 a का क्यूब हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 4a। तो बच्चों यहाँ x का मान देखो 0, जैसे ही आप किसी भी इसमें या इसमें x का मान 0 लिखोगे तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 4a लिखो तो y का मान देखो कितना हो जाएगा? यहाँ पर x की जगह पर 4a लिख दो तो 4a इंटू 4a y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4a इंटू 4a, मतलब y का मान 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 4 है तो इसका मतलब y का मान भी आपको 4a ही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक 4a, मिलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये P बिंदु है। अब जो एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा ये लंबवत x अक्ष पर यहाँ लंब डाल देते हैं। तो आप यहाँ बड़े आराम से कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4a है, तभी इस बिंदु के निर्देशांक 4a, 0 लिखोगे और 4a, 4a तो इस बिंदु को आप 4a, 4a लिखोगे, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है, अब देखो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 4a, ये 4a, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिंदु 4a, 4a ये बिंदु P है हमारा, ठीक है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? यहां पर देखो ये x अक्ष है,
ये कोटि हो गई, और यहाँ पर इस वक्र के द्वारा एक्स एक्स के द्वारा इस कोटि के द्वारा घिरा पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, और इस दूसरे वक्र के द्वारा इस एक्स एक्स के द्वारा इस वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये वाला है, इसको निकाल दें, घटा दें, तो यहाँ पर हमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जो चेक से हमने बनाया ना, इसी क्षेत्र का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ पर क्या करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, अभीष्ट क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। हमें यहाँ पर ये शीर्ष हो गया O है ना, O इस पर हम कुछ Q डाल देते हैं, OQP। हमें पहले क्या करना है, चलो पहले इसको लिखो, ये अभीष्ट क्षेत्रफल है, O यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, कुछ क्या डाल दें, चलो A डाल दें, यहाँ पर हम B डाल दें, तो इसको ऐसे कहें अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर OAPBO का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर हमें क्षेत्र OQPBO, क्षेत्र OQPBO का क्षेत्रफल निकालो, और इसमें से आपको घटाना है कितना, OQPAO, क्षेत्र OQPAO का क्षेत्रफल हमें घटा देना है, तो बस अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करना है, देखो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिमिट लेना है, 0 से 4a लिखना है, बाई dx लिखना है, और बाई कहाँ से लिखना है, इस पहले वाले परवलय से, है ना, ये पहला परवलय है ना, तो यहाँ पर आप बाई लिख लो। माइनस करना है, 0 से 4a लिखो लिमिट, और बाई 2 इंटू dx, मतलब यहाँ पर ये दूसरे से घिरे हुए क्षेत्रफल को घटा दो, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बस यही हमें करना है, 0 से 4a लिमिट है, बाई 1 का मान यहाँ से निकालो, तो ये बाई का मान यहाँ से कितना होगा, √4ax हो जाएगा, √4ax हो जाएगा, माइनस और इंटू में dx लिखो, फिर माइनस बाई 2 का मतलब इस वाले वक्र से दूसरे वाले से बाई का मान निकालोगे, x²/4a लिखना है, x²/4a हो जाएगा कि नहीं, ये 4a भाग में आ जाएगा, तो बाई का मान x²/4a लिख दिया हमने, और इंटू में dx। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, इसको हल करोगे अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकालो, √a ये भी बाहर निकालो, अब √x बच रहा है, √x का समाकलन x⁻3/2 बटे में क्या लिखना है, 3/2, और लिमिट हमारा 0 से 4a, फिर माइनस 1/4a हम बाहर निकाल लें, और यहाँ पर देखो x³/3 लिखो, और यहाँ पर जो लिमिट है 0 से 4a, बिल्कुल वही लिमिट यहाँ भी है ना, 0 से 4a रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो बराबर का निशान लगाओ, ये हमारा 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा, 2 दूनी 4/3, क्या लिखोगे आप, 4/3 इंटू √a, ये √a पहले से है, 2 दूनी 4/3, और अब x की वैल्यू 4a लिखनी है, क्या लिखना है, x का मान 4a की होल पावर कितनी लिखनी है, 3/2 लिखनी है। ठीक है, माइनस यहाँ 0 लिख लो, 0, फिर माइनस 4 × 12 हो जाएगा, माइनस में इधर लिखोगे 1/12a, और यहाँ से 1/12 हो गया, फिर x का मान लिखो 4a इसका क्यूब, 4a इसका लिखना है क्यूब, माइनस यहाँ 0। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4/3 इंटू √a इंटू 4 का 4 चौको 16 चौको 64 का वर्गमूल 8 होता है, और यहाँ पर a की पावर 3/2 है, या इसको a इंटू √a ऐसे लिख लो, है ना, 3/2 है तो 1 और आधा मिला के 1.5 होता है। फिर माइनस में यहाँ पर लिखना है 1/12 इंटू a इंटू में 4 चौको 16 चौको 64 इंटू में a का क्यूब। अब ध्यान करना है, देखो 8 चौको 32, √a पूरा a हो जाएगा, a से गुणा करोगे a² हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 8 चौको 32 a²/3 माइनस, और यहाँ पर आपको लिखना है 64 a का स्क्वायर बटे में, देखो एक a से स्क्वायर बचेगा कि नहीं, 64 बटे में यहाँ लिखना है 12,
तो यहाँ भी देखो 4 से डिवाइड करो, 4 या 12, यहाँ 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो 32 ए स्क्वायर बटे 3 में से 16 ए स्क्वायर बटे 3 घटाना है तो हमें 16 ए स्क्वायर बटे 3 मिलेगा और आगे आपको लिखना है वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें यहाँ पर दोनों वक्रों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। फिर हमें यहाँ पर ये वक्र एक्स अक्ष के अनुदेश बनाना होता है, मूल बिंदु पर इसका शीर्ष होता है। ये वक्र इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है लेकिन अक्ष इसका वाई अक्ष के अनुदेश बनाना होता है। इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया गया है तो हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल ली। इस पर यहाँ अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर इस पर लंब डालो, यहाँ पर अगर लंब डालो तो अभी हमारा हो जाएगा। इसको यहाँ वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो और इस वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये घटा देंगे तो अभी आपका लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूत्र आपको बदलना पड़ेगा। फिर वाई डी एक्स नहीं लिखना है, एक्स डी वाई लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना होता है, एक्स डी वाई। जब वाई अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, यहाँ पर फिलहाल एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने निकाला है। ये वक्र के द्वारा एक्स अक्ष के द्वारा इस कोटि के द्वारा पूरा क्षेत्रफल ये निकल के आ जाएगा और दूसरा वक्र ये है, इसके द्वारा एक्स अक्ष के द्वारा इस कोटि के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये जो हमने डॉटेड किया है उसका क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 5 का इंग्या और ये प्रश्न अगर देखा जाए तो बच्चों इस वर्ष आपसे पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि साइन इनवर्स 12/13 है और यहाँ पर है प्लस में कॉस इनवर्स 4/5। सिंपल प्रश्न है लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि ये इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम से निकाला गया है। जो 30% आपका सिलेबस कम हुआ है तो ये प्रश्न आपसे इसके अनुसार जो सिलेबस कम हुआ है उसके अनुसार ये पूछा नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब पूछा नहीं जाएगा तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों लगाएं, है ना। वैसे सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है। इसको तीनों को एक में बदलो, है ना। यहाँ पर ये जैसे साइन में लिखा है ना, ये कॉस में लिखा है तो या तो फिर साइन वाले को कॉस में बदल लो या कॉस वाले को साइन में बदल लो। तो यहाँ से जिसमें बदलो फिर इसके बाद में फिर इस पर आ जाओ तो फिर tan के पदों में बदल लो, फिर इसके बाद हल करोगे। फिलहाल इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको आप भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चा पर आते हैं। देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है जो स्तंभ आव्यूह के रूप में है और इसके बाद एक बी आव्यूह दिया गया है जो पंक्ति आव्यूह के रूप में है। सत्यापित करिए कि a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 का चा, 5 चा प्रश्न है आपका। ठीक है, ऐसा लिखा है यदि a बराबर यहां पर दिया गया है -2 4 -2 4 5, ये एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह है। एक आव्यूह बी बराबर पंक्ति आव्यूह में दिया गया है। देखो 1 3 और -6। ठीक है, ये एक पंक्ति आव्यूह है। आपसे कहता है सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर डैश लिखा है, डैश को क्या करते हैं, परिवर्त, बराबर में b का परिवर्त इंटू में a का परिवर्त। ये हमें देखो प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कैसे करना है, सिंपल सा काम है। पहले तो a और b का आपस में गुणा करो, a इंटू बी निकालो। क्या करना है, a इंटू बी निकालना है। तो a हमें जो दिया गया है वो स्तंभ आव्यूह है, -2 4 5 है और इसके बाद में b जो दिया गया है वो पंक्ति आव्यूह है, उसमें आपको लिखना है 1 3 -6 लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको हमें कैसे करना है। ये हमारी रो जो है ना, इस रो का पहले हमें इसमें पूरे पहले यहाँ गुणा करो, माइनस का 2 गुणा 1 लिखो, फिर इसी का यहाँ गुणा करो, -2 गुणे 3 लिखो, इसी का यहाँ गुणा करो तो यहाँ पर भी आपको लिखना है माइनस में 2 गुणे -6 लिखना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, 4 गुणा 1 लिखो, 4 गुणा 1 4 गुणा 3 और 4 गुणा -6 लिखना है। अब भाई यहाँ 5 का भी इसी प्रकार गुणा कर दो तो 5 गुणा 1 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 5 गुणा 3 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 5 गुणा -6 लिखना है। तो इस तरीके से देखो a डॉट बी, a इंटू बी का मान हमें मिल जाएगा। माइनस में 2 लिखो, माइनस में 6 लिखो, माइनस प्लस 6 दूनी 12 लिखो। यहाँ पर देखो इसी प्रकार यहाँ लिखना है 4 एकम 4,
4 तिया 12 लिखो, 6 चौको 24, माइनस का 24 और लास्ट वाली पंक्ति में 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 6 पंचे 30 माइनस का 30 लिखना है। ठीक है, a इंटू बी का मान निकला। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, a इंटू बी का परिवर्त करना है। तो परिवर्त में क्या करते हैं, जो आपकी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल देते हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बदलो, माइनस का 2, माइनस का 6 12 है, और ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखना है, 4 12 और माइनस में 24 लिखो। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलना है, 5 15 और माइनस का 30 लिखो। ठीक है भाई, a इंटू बी का डैश, a इंटू बी का हमने ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो RHS की तरफ चलो, तो पहले हमें b डैश निकालना है, फिर a डैश निकालना है, फिर दोनों का गुणा करना है। यदि इतना आता है तो समझो हमने सत्यापित कर लिया। अब भाई b डैश निकालो, तो यहाँ पर बच्चों b डैश का मान कितना होगा, यहाँ पर देखो जो आपकी जो पंक्ति अवयव लिखा है 1 3 -6, और इसका जब डैश करोगे तो ये स्तंभ अवयव में बदल जाएगा, 1 3 माइनस का 6 इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया b डैश। इसी प्रकार बिल्कुल a डैश को यहाँ पर देखो ऐसे लिखोगे कि a डैश बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं a डैश बराबर क्या लिखना है, यहाँ पर जो स्तंभ अवयव बना है -2 4 5, उसको हमें क्या करना है, इसको हमें डैश लिख देना है। ठीक है, और जब इसका डैश कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा, -2 4 और 5। तो अब यहां पर देखो b डैश इंटू a डैश का मान निकालो। b डैश का मान कितना है, 1 3 -6 है, और उसमें यहां पर a डैश का मतलब यहां पर कितना है, -2 और ये आपका है 4 -2 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनका गुणा कर ले, जैसे इसमें किया था। पहले 1 का गुणा करना है -2 से, फिर 1 का गुणा करना है 4 से, फिर 1 का गुणा करना है 5 से। अब नीचे दूसरी रो पर आ जाओ तो दूसरा एलिमेंट पकड़ लेना है। देखो 3 का गुणा करना है काई में -2, 3 का गुणा करना है 4 से, 3 का गुणा करना है 5 से। तीसरी रो पर आ जाओ तो माइनस में 6 का गुणा करना है -2 से, यहाँ पर -6 से गुणा करना है 4 में, -6 से गुणा करना है 5 में। तो बच्चों इस तरीके से हमें यहाँ -2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 एकम 5, और यहाँ -6, यहाँ पर 4 तिया 12 है, यहाँ पर 5 तिया 15, जबकि यहाँ पर माइनस प्लस 6 दूनी 12 लिखो, 6 चौको 24 लिखो माइनस का, और माइनस का 6 पंचे 30। तो अब आप मिलान करो कि a इंटू बी का जो डैश है, अर्थात a इंटू बी का जो ट्रांसपोज का मान है, वो b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर है क्या, है ना, कोई अंतर तो नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम है। तो कह सकते हैं बच्चों यहाँ प्रूव होता है, अतः यहाँ लिखो प्रूव होता है कि जो a इंटू बी का ट्रांसपोज है वो b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो हमारा प्रूव्ड हो गया, करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से ये करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करें।